हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मृत्युंजय ने रचना को दीप और राजीव के साथ घर भेज दिया था, जिस कारण वहां पर सिर्फ महक, मृत्युंजय और शोभित थे और वर्षा विप्लव के वार्ड में थी और शोभित अमृत के आईसीयू के बाहर था। महक खींचते हुए मृत्युंजय को बाहर लाकर बोली, आपका दिमाग खराब है, आप वैशाली के सामने ऐसी गंदी बातें कैसे कर सकते हो। मृत्युंजय महक को कमर से पकड़कर अपने पास खींच कर, तुम मुझे दूध क्यों पिला रहे थे। महक मृत्युंजय की बात सुनकर बोले, आपको देखकर लगता नहीं कि आप मेरे मिंकू को दूध पीने दोगे। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं पीने दूंगा। मृत्युंजय की बात सुन महक उसे आंखें दिखाते हुए, ज़्यादा बकवास मत किया कीजिए, मुझे गुस्सा आ जाएगा, बता रही हूँ। मृत्युंजय महक के बात पर अपने निचले होठ को हल्का सा बाइट करके बोला, बचपन में दूध न पीने के लिए नखरे करते थे और अब दूध पीने के लिए तुम्हारे नखरे झेलने पड़ रहे हैं। मृत्युंजय की इन बेशर्मी भरी बातों को सुनकर महक के गाल बुरी तरीके से लाल हो जाते हैं और वो अपना चेहरा नीचे कर लेती है, जिस पर मृत्युंजय उसके चेहरे को पकड़ कर ऊपर करते हुए कहता है, क्या शर्म आ रही है। महक मृत्युंजय को साइड करते हुए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। इतना कहकर महक फिर से वैशाली के वार्ड के अंदर चली जाती है। मृत्युंजय उसे जाता हुआ देखने के बाद मुस्कुराते हुए कॉफ़ी लेने चला जाता है। रात इसी तरह कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता और सुबह हो जाती है और सुबह के 9 बजे अमृत को डॉक्टर चेक करने आते हैं। मृत्युंजय भी डॉक्टर के साथ अंदर आता है तो देखता है मृत्युंजय को होश आ गया था और वो इधर उधर देख रहा था। डॉक्टर अमृत को चेक करने के बाद मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, ये बिल्कुल ठीक है, आप इनका डिस्चार्ज पेपर रेडी कर सकते हैं, लेकिन घर में इन्हें प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। मृत्युंजय डॉक्टर की बात सुनकर अपना सिर हिला अमृत के सामने आकर बोला, तुम ठीक हो। अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। विप्लव कैसा है, मैंने देखा उसने मुझे धक्का दिया। मृत्युंजय अमृत के बाल जो उसके माथे पर बिखरे हुए थे उन्हें ठीक करते हुए बोला, वो बिल्कुल ठीक है और उसे भी होश आ गया है। जिसे सुनकर अमृत इधर उधर देखते हुए, वैशाली कहाँ है। अपने वार्ड में है, मृत्युंजय ने जवाब दिया। जिसे सुन अमृत उठने की कोशिश करते हुए, क्या हुआ उसे। मृत्युंजय अमृत के कंधे पर हाथ रखकर बोला, चुपचाप लेटे रहो, कुछ नहीं हुआ है उसे, बस थोड़ा सा स्ट्रेस ले लिया था, बस इसलिए बेहोश हो गई थी। अमृत मृत्युंजय के हाथ को हटाते बोले, तो मुझे पकड़ क्यों रहे हो, जाने दो ना, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। मृत्युंजय अमृत के दोनों कंधों को पकड़ कर बोला, अबे तुझे बैठने के लिए बोल रहा हूँ, तू बैठा रहा ना, हिल क्यों रहा है। और तेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, अब नहीं है। अमृत मृत्युंजय की बात पर हैरानी से उसकी तरफ देखे कि बोला था, मतलब ठीक तो है ना, वो क्या हुआ उसे। शोभित अंदर आते हुए मृत्युंजय से बोला, यार बेचारा अभी होश में आया है, उसे फिर से हार्ट अटैक क्यों दिला रहे हो, बोल दो ना उसकी बेटी हुई है। शोभित की बात सुनकर अमृत मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, मेरी बेटी हुई है। मृत्युंजय हंसते हुए बोला, मैं तो बस तेरे मज़े ले रहा था। मृत्युंजय की बात पर अमृत उसे मुक्का मारते बोले, कमीने, तुझे शर्म नहीं आती। अपने भाई को डराते हुए ये कहते हुए अमृत की आंखों से आंसू आने लगते। अमृत के आंसू को देखकर मृत्युंजय टिश्यू पेपर से उसके आंसू को साफ करते हुए, ये रो क्यों रहा है, तुझे तो खुश होना चाहिए, हमारे घर में एक राजकुमारी है। अमृत अपने आंसू को साफ करते हुए रूंधी आवाज़ में, मैंने सोचा था जब वैशाली अपने लेबर पेन में होगी तो मैं उसके साथ रहूँगा, लेकिन मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में था। मृत्युंजय अमृत की बात सुनकर बोला, यार तू कितना सेंटी हो जाता है, नई औरत की तरह। तेरी बीवी अभी तक नहीं रोई और तू रो रहा है। वैसे तेरी बेटी बहुत खूबसूरत है। अमृत बेड से उतरते बोले, मुझे अपनी बेटी को देखना है, उसे अपनी गोद में लेना है। ये कहते हुए अमृत बिस्तर से उतर जाता है और ड्रिप निकाल देता है, जिस पर मृत्युंजय उसे संभालते हुए कहता, चल मैं तेरी बेटी के पास ले चलता हूँ। अमृत अपना सिर हिलाता और लोग वैशाली के वार्ड की तरफ चले जाते हैं। इधर विप्लव भी होश में आने के तुरंत बाद व्हील चेयर पर जिद करके बैठ जाता था और सीधा वैशाली के वार्ड में आ गया था। कशिश बड़े ही आहिस्ता से बच्ची को संभालते सोफे पर बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। विप्लव अपने हाथ में चढ़े ड्रिप की तरफ घूर घूर कर देखने के बाद नर्स की तरफ देखकर, नर्स इसे निकाल दो ना, मुझे बच्चे के साथ खेलना है, मेरी डोरी में कितनी प्यारी है। सुधांशु विप्लव की बात सुनकर बोला, कल तुझे होश नहीं आया था और आज होश में आते ही तुझे मस्ती करनी जरूरी है क्या। जिसे सुनकर विप्लव अपना सिर नहीं में हिलाते बोले, मैं कहाँ मस्ती कर रहा हूँ, मैं तो बस बच्ची को देखने की बात कर रहा था। कशिश बच्ची को अपनी गोद में उठाए विप्लव के सामने रखकर बोला, देखो सुंदर है ना। विप्लव टकटकी लगाकर बच्ची को देखने के बाद खुश होते हुए बोले, ये बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, मेरा मतलब दिखती है, कितनी प्यारी है। अमृत अंदर आते हुए बोला, मेरी बच्ची तुम्हारी तरह क्यों दिखेगी। अमृत की आवाज़ सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं। वैशाली जल्दी से बिस्तर से उतर अमृत के पास जाकर कहती है, तुम ठीक हो ना। अमृत वैशाली को
अपने गले लगाकर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आई एम सो सॉरी। वैशाली अपना सिर नहीं में हिलाते बोले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम ठीक हो ना, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। विप्लव उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, आप दोनों लवी डवी होते रहो, मैं डोरी मी को लेकर जा रहा हूँ। जिसे सुनकर शोभित उसे देखते हुए बोला, तुम्हें 2 दिन हॉस्पिटल में और रहना है। विप्लव अपना सिर नहीं में हिलाकर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं क्यों रहूँ हॉस्पिटल में, मुझे अपने बच्चे के साथ खेलना है। आज मेरा मिंकू और डोरी में दोनों साथ में घर जाएंगे। मिंकू के जिक्र पर सभी लोग मृत्युंजय की तरफ देखने लगे तो मृत्युंजय बोला, क्या हो गया, मुझे क्यों देख रहे हो। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुनकर बोला, आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे को ले आना चाहिए। मृत्युंजय सुधांशु की बात पर बोला, हाँ तो आज लेकर जाएंगे ना हम लोग। महक मृत्युंजय की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोले, मुझे मिंकू चाहिए। मृत्युंजय महक की आंखों में 2 मिनट देखने के बाद अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, मैं डॉक्टर से कहकर बात करता हूँ। महक जिद करते हुए बोली, बात नहीं करना है, उसे यहीं लेकर आइए। मृत्युंजय गहरी सांस भर कर बोला, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय वैशाली के वार्ड से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद अमृत जाकर बच्चे को अपने गोद में उठाता है तो बच्चे अमृत को देखने लगती हैं। अमृत उस बच्चे को गाल पर किस करते हुए बोला, बेबी आई एम योर डैडा। अमृत की बात सुन बच्ची हल्का सा मुस्कुरा देती है, जिसे देखकर अमृत मुस्कुराते हुए कहता, आई लव यू सो मच। वैशाली अमृत की बात पर बोली, इतना प्यार से तो हमको कभी नहीं कहा। वैशाली की बात पर अमृत उसके गाल पर किस करते हुए बोला, आई लव यू सो मच वैशाली। तभी वहां पर बॉबी आ जाती है। विप्लव बॉबी के देख अपनी बाहें फैलाते हुए कहता है, आई लव यू भाव्या। बॉबी दौड़ कर आ बैठ कर विप्लव को गले लगाते हुए, तुम सच में पागल हो, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें क्या हुआ है। मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ। विप्लव ने कसकर बॉबी को गले लगाते हुए बॉबी के पीछे विकल्प अंदर आते हुए बोला, मैं बहुत ज़्यादा नाराज हूँ सब लोगों से, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। शोभित विकल्प की बात सुनकर बोला, तुम नींद में थे क्या जो तुम्हें पता नहीं चला। विकल्प शोभित की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं होश में था लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। विकल्प की बात सुन बॉबी को विप्लव खुद से अलग कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या आपकी वाइफ ने भी आपको कुछ नहीं बताया। विप्लव के बाद सुन सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। शोभित कंफ्यूज होकर विप्लव से बोले, भाई तेरे सिर पर भी चोट लगी थी क्या, विकल्प की शादी नहीं हुई है। विप्लव शोभित की बात पर उसे घूरते हुए, आप पागल हो, मेरा दिमाग अपनी जगह पर है। विकल्प भाई की शादी को हुए आज 5 दिन हो गए। सभी लोग विकल्प की तरफ देखने लगे। सबके नज़र खुद पर महसूस कर विकल्प डरते हुए बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया। अमृत विकल्प की बात पर उसे घूरते हुए, तुमने कुछ नहीं किया तो वापी तुम पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है। जिसे सुनकर विकल्प जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है, हो गई है, लेकिन इस वापी ने मुझसे कहा कि मैं शादी कर लूँ। विकल्प की बात पर सबकी नज़रें फिर से विप्लव की तरफ घूम गई थी, जिस पर विप्लव विकल्प को घूरते हुए बोला, बीवी का मजे तुम ले रहे हो और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हो, बिल्कुल सही नहीं है। रचना पूरी फैमिली के साथ अंदर आते हुए बोली, किसकी बीवी हो गई। विप्लव ने सब लोगों को बता दिया था कि विकल्प की शादी हो गई थी और ठीक उसी वक्त रचना भी वार्ड में आई, जिसे देखकर विकल्प अपनी नाखून कुतरते हुए बोला, चुड़ैल चाची आ गई। ये कहते हुए विकल्प की नज़र वर्षा पर गई, जो कि काफ़ी पीते हुए आराम के साथ आ रहे थे, जिसे देखकर उसकी हालत और ज़्यादा अटक गई थी। तभी मृत्युंजय भी अपनी गोद में नीले रंग के टॉप टू बॉटम स्लीप सूट पहने सो रहे छोटे से बच्चे को वार्ड के अंदर ले आता है। उसकी आंखें बंद थी और उसके हाथों में भी दस्ताने उसके पहन रखे थे। महक आगे बढ़कर उसे मृत्युंजय के गोद से लेकर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगती है, जिसे देखकर मृत्युंजय उसे पकड़ते हुए कहता, अरे ये क्या कर रही हो तुम। महक मृत्युंजय की बात पर उसके हाथ को हटाते हुए बोले, आप क्या कर रहे हो, मैं इसे किस कर रही हूँ ना, 1.5 महीने बाद देख रही हूँ मैं इसे। मृत्युंजय महक की बात पर मुंह बनाते हुए बोले, मैं तो रोज़ देखता हूँ। शोभित मृत्युंजय की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, रोज़ देखते हो। डेविड मृत्युंजय का साथ देते, हाँ, ऑफिस आवर खत्म होने के बाद वो पूरे आधे घंटे अपने बच्चे के साथ रहते हैं। महक डेविड की बात सुनकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, तो मुझे लेकर क्यों नहीं आते थे। मृत्युंजय महक को इग्नोर कर अमृत के पास जाकर डोरी मी और अपनी गोद में लेते हुए महक से बोला, बस मन नहीं करता था इसलिए। रचना महक के पास आकर अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए, क्या मैं इसे गोद में ले लूँ। अमृत सब लोगों का ध्यान विकल्प की तरफ करते हुए बोला, वापी ने कहा कि विकी की शादी हो गई है और कौन है वो लड़की। महक हैरानी से विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, विकी भैया आपने शादी कर ली। मृत्युंजय सख्त आवाज में, क्या बकवास हो रहा है यहाँ पर।
विकल्प मृत्युंजय के गुस्से भरी आवाज़ सुनकर जल्दी से बोले, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, सब कुछ इस बापी के कारण हुआ है। विप्लव अपने टूटे हुए हाथ की तरफ इशारा करते हुए मृत्युंजय से बोला, मेरा हाथ टूटा हुआ है इसलिए, वरना मैं इनको सच में बहुत पीटता। जब लड़की ने प्रपोज किया विल यू मैरी में तो तुरंत कहा हाँ कह दिया, और अब सब कुछ मेरे ऊपर थोप रहे हो। विकल्प विप्लव की बात सुनकर बोला, तो तुमने तो कहा था ना शादी कर लो भाई, हम लोग हैं घर वाले को मनाने के लिए। और ये सुधांशु ये भी तो कह रहा था ना कि मैं हूँ जीजू को मनाने के लिए, और अब क्या हुआ, सब कुछ मेरे ऊपर डाल रहे हो तुम। मृत्युंजय सुधांशु को पॉइंट करने पर उसकी तरफ देखते हुए, और साले साहब पंडित कब से बन रहे हो, एक बात बताओ मुझे, किस तरीके से तुम्हें मनाने वाले हो। महक मृत्युंजय के बात पर सुधांशु को घूरते बोले, सिद्धू तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो। सुधांशु मृत्युंजय और महक के बात पर जल्दी से बोला, दीदी मैं अच्छे से बताता हूँ क्या हुआ था। राजन अंकल के भाई का जो बेटा है उसकी शादी वर्षा के साथ होने वाली थी, लेकिन उन्होंने किसी और के साथ उसे चीट किया, तो वर्षा दीदी ने विकल्प को प्रपोज किया, और विकल्प पहले से ही वर्षा दीदी को लाइक करता था, इसलिए उसने हाँ कह दिया। तो हम लोगों ने मिलकर उसकी शादी करवा दी। तो मैं अकेला नहीं था, उनकी पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व में है इसमें, और ये लोग पूरी बात बताने के बजाय थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। ये कहते हुए सुधांशु राहत की सांस लेने लगता है। सुधांशु को पूरी बात सुनने के बाद महक कुछ कहते उससे पहले ही डेविड सामने आते हुए वर्षा की तरफ इशारा करके बोला, इसलिए कल रात को ये इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी कि सारंग परिवार के साथ इसका रिश्ता है, क्योंकि इसने पहले से वहाँ के बेटे को फंसा रखा है। वर्षा कॉफी की तरफ इशारा करते हुए कोल्ड आवाज में बोली, दिख रहा है चेहरे पर उड़ेल दूंगी, मुंह बंद करके रखो। डेविड वर्षा की धमकी पर मृत्युंजय की तरफ देखकर बोला, देखो धमकी दे रही है मुझे। मृत्युंजय डेविड की बात सुन वर्षा को घूरते हुए, तुम्हारा क्या प्लान है मेरे भाई से शादी करने का। विप्लव मृत्युंजय की बात पर बोला, कोई प्लान ही नहीं है भाई, इन्होंने पहले विक्की भाई को नवरात्रि के टाइम पर किडनैप किया था। ये वही है अगवाकारी औरत से भाभी बन गई हमारी। वैशाली विप्लव की बात सुन विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, बाप रे, जिसने किडनैप किया उसी ने ब्याह रचा लिया। रचना मिंकू को अपनी गोद में लिए विकल्प की तरफ देखते हुए, और हम लोगों को बताना जरूरी भी नहीं समझा। निर्जला विकल्प को घूरते हुए, तुम वहाँ घूमने गए थे या फिर शादी करने गए थे, और वो लोग होते कौन है तुम्हारा फैसला लेने वाले। विकल्प निर्जला के बात पर उनके हाथ को पकड़ते हुए, लेकिन मॉम मुझे वर्षा पसंद है इसलिए मैंने शादी कर ली। जिसे सुनकर निर्जला विकल्प की आंखें दिखाते हुए, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, एक भी शहनाई घर में नहीं बजी। तुम्हें पता है मुझे कैसा महसूस हो रहा है। विकल्प निर्जला के बात सुन जल्दी से बोला, हाँ तो मैंने कुछ नहीं किया है, हम दोनों की फिर से धूमधाम से शादी हो सकती है। विकल्प की बात सुन मृत्युंजय एक हाथ में डोरी को पकड़े दूसरे हाथ में विकल्प को थोड़ा मारते हुए बोला, क्या मतलब तूने कुछ नहीं किया है। विकल्प मृत्युंजय के मारने पर 2 कदम पीछे होकर अपने सिर को सहलाते हुए मुंह बनाकर बोला, यार आप मार क्यों रहे हो। मृत्युंजय विकल्प की बात सुन अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूं, और तुम सिर्फ एक थप्पड़ की बात करते हो। वर्षा मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, उसे हाथ लगाने से पहले आपको मुझसे होकर गुजरना होगा। वर्षा की बात पर रचना मिंकू को माँ के गोद में देकर वर्षा के सामने आकर, तुम हो कौन। वर्षा रचना के तेवर को देख बिना किसी भाव के बोली, वर्षा जिंदल ग्रुप का कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट। विकल्प वर्षा के बाद सुन आंखें बड़ी कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम मजाक कर रही हो ना। वर्षा विकल्प की बात सुनकर उसे अजीब नज़रों से देखते हुए, तुम्हें क्या लगता है कि अधिराज राजन एक मिडिल क्लास लड़के को अपने घर की बहू बनाएंगे, और वो भी अथर्व राजन जैसे लड़के के लिए जो 1 नंबर का लालची है। विकल्प मुंह फाड़े वर्षा को देखते हुए, मेरी बीवी इतनी अमीर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। विप्लव विकल्प की बात सुनकर मुंह बनाते हुए, यार लाट टपकना बंद करो, लालच आंखों में झलक रही है। वहीं मृत्युंजय वर्षा की बात सुन बिना किसी भाव, एक बात बताओ, अगर तुम जिंदल परिवार की बेटी हो तो आलोक के साथ क्यों दिया था विकल्प को किडनैप करने के लिए, और तुम हमेशा इन लोफर की तरह कपड़ों में क्यों रहते हैं। वर्षा मृत्युंजय की बात सुनकर बोली, क्या अमीर लोगों को अमीरों की तरह कपड़े पहनना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पसंद, मैं जिनमें कंफर्टेबल रहती हूँ मैं वैसे ही रहती हूँ। जिसे सुनकर विकल्प वर्षा की तरफ इशारा करते हुए रचना से बोला, हाँ ये ऐसा ही कहती है चाची, सबसे पहले इसका ये वेशभूषा बदलना होगा। मृत्युंजय विकल्प की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम अपना मुंह बंद करके रख सकते हो, मैं बात कर रहा हूँ ना। विकल्प अपने होठों पर उंगली रख वर्षा की तरफ देखने लगता है तो मृत्युंजय वर्षा से कहता है, तुमने पूरी बात नहीं बताई, कोई लेना देना नहीं था और मुझे भी उनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मेरे दादू को मिस्टर जिंदल की नीयत पर पहले से ही शक था।
जिस कारण उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट जूडो करने की प्रैक्टिस दी और जिंदल कंपनी में उनके नाम पर जो 55% शेयर थे उन्होंने मेरे नाम पर कर दिया। तब से मैं जिंदल परिवार की बेटी हो गई। मृत्युंजय वर्षा की पूरी बात सुनने के बाद बोले, इसका मतलब तुम जानबूझकर वो सब करती हो? ऑफ कोर्स उन्हें मेरी फीलिंग से लेना देना नहीं है, तो मैं भला उनके रेपुटेशन की धज्जियां क्यों न उड़ाऊं। वर्षा ने रिलैक्स टोन में कहा। जिसे सुनकर अमृत वर्षा से बोला, तो क्या तुम्हारा जिंदल कंपनी से कोई लेना देना नहीं है? जिसे सुन वर्षा अपना सिर हिलाते हुए बोली, उस वक्त मैं 13 साल की थी जब मिस्टर जिंदल ने मेरी माँ को धोखा दिया, जिसे मेरी मॉम बर्दाश्त नहीं कर पाया। उनकी डेथ हो गई। मेरी मॉम के मरने के कुछ महीने बाद मिस्टर जिंदल मेनका अग्निहोत्री को अपनी बीवी के तौर पर घर लेकर आए, जिन्हें मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर 1 साल बाद मेरी बहन जूही आई। मिस्टर जिंदल मुझसे दूर हो चुके थे, उन्होंने मुझसे कोई लेना देना नहीं था और मुझे भी उनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मेरे दादू को मिस्टर जिंदल की नीयत पर पहले से ही शक था। मृत्युंजय वर्षा की पूरी बात सुनने के बाद बोला, इसका मतलब तो जानबूझकर वो सब करती है? ऑफ कोर्स उन्हें मेरी फीलिंग से लेना देना नहीं है, तो मैं भला उनके रेपुटेशन की धज्जियां क्यों न उड़ाऊं। वर्षा ने रिलैक्स टोन में कहा। जिसे सुनकर अमृत वर्षा से बोला था, क्या तुम्हारा जिंदल कंपनी से कोई लेना देना नहीं है? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।